कक्षा 10वीं के पहल 2 एग्जाम के सामाजिक विज्ञान विषय के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे पहले मैंने कुछ प्रश्नों का उत्तर पहले से दे दिया है। जितने भी 1 नंबर के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का आंसर मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अब हम आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो आईएमपी प्रश्न है वो सारे आईएमपी प्रश्न मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैव संसाधन किसे कहते हैं, ये एक आईएमपी प्रश्न है और जो मैं बताते जाऊंगा वो सभी के सभी आप लोग सुनो। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप लोग याद करने की, अगर याद करते हो तो जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग सुन लो, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है ये प्रश्न तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि अभी फिलहाल अगर एग्जाम में आ गया आपका, ठीक है, पार्ट 2 में, तो आप क्या करोगे, देख के लिख लोगे। लेकिन वहाँ पे आपको मोबाइल या बाकी चीज़ों को ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे याद करना पड़ेगा ना। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी देना है या उदाहरण, तो जैसे यहाँ पे लिखा है मछली, लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, जीव जंतु, ये सब के सब क्या है, जैविक संसाधन है। यहाँ पे मैं ये भी टॉपिक ले लेता हूँ। ठीक है, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो, अजैविक संसाधन क्या है, जो संसाधन निर्जीव भौतिक संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो निर्जीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, जल, धात्विक, खनिज, ये सब के सब क्या है, निर्जीव है, तो ये सब के सब अजैविक संसाधन है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे देखो, रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की है। तो रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की है, तो यहाँ पे देखो 1980 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योग के महत्व को समझने लगे। ठीक है, 1980 के बाद इन्होंने समझना चालू किया ना कि औद्योगिक क्या होता है। तो औद्योग के जो है उसके महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए औद्योगिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला है, देखो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में भी प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड क्रेडिट कार्ड है। अब ये क्रेडिट कार्ड का मतलब, मैं चलो यहाँ पे लिखा है उसको भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको अपने अपने शब्दों में समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आप ऋण के माध्यम से किसी भी वस्तु को खरीद सकते हो। तो उसके लिए आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। जो भी चीज़ खरीदोगे, आप किससे कर्ज ले रहे हो, आप कर्ज ले रहे हो बैंक से, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड कौन मुहैया कराया है, बैंक ने कराया है ना। तो बैंक ने जो कार्ड मुहैया कराया है वो क्या है, क्रेडिट कार्ड है। तो ये क्रेडिट कार्ड किस काम में आता है, ऋण लेने के लिए। ठीक है, बैंकों से उधार लेने के लिए जो कार्ड हमें दिया जाता है बैंकों द्वारा, उसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। समझ में आ गया क्रेडिट कार्ड। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। तो किन किन खातों में जमा होते हैं, तो देख लो 4 खाते हैं। इसको तो मैं बिना देखे ऐसे ही बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो मैं नाम बता देता हूँ। एक होता है चालू खाता। ठीक है, पहला जो सबसे पहले बहुत आज भी गाँव में बहुत सी जगह चलता है चालू खाता, जिसमें लिमिट होता है 10,000 तक की। ठीक है, सबसे छोटा खाता माना जाता है चालू खाता। लेकिन चालू खाता के दो खाते होते हैं। चालू खाता का एक बड़ा खाता होता है जो हमेशा लेन देन चलते रहता है। मतलब अगर आप बड़े वाले चालू खाता चलाते हो जिसमें मिनिमम अकाउंट 5,000 रुपया होना चाहिए, उसमें वो वाला चालू खाता चलो। चालू खाता आप एक ही समझना। ठीक है, एक चालू खाता होता है, एक बचत खाता हो जो हम लोग चलाते हैं, वो हमारा बचत खाता, इंग्लिश में हम उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, सेविंग अकाउंट हमेशा जिन सभी के पास, अभी तक जितने भी आप लोगों के पास अकाउंट होंगे या आपके मम्मी पापा के पास होंगे, वो सब के सब क्या है, बचत खाता है। उसके बाद आता है दूसरा, मैं पहला बचत खाता लेता हूँ। ठीक, दूसरा अब ले लो चालू खाता होता है। चालू खाता क्या होता है, चालू खाता जो है बचत खाता से बड़ा खाता होता है। अब मैं इसको बड़ा रूप में दिखा रहा हूँ, छोटे रूप वाले को मैं काट दूँ क्योंकि अब चालू खाता नहीं बनता है, अब बड़े वाले चालू खाता बनता है। तो चालू खाता को बड़े में ले लेते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट पहला हो गया, मतलब बचत खाता। दूसरा आता है चालू खाता। अब ये चालू खाता क्या है, इसमें मिनिमम जो बैलेंस होता है, जैसे कम से कम बैलेंस इसमें रखा जाता है 5,000 रुपया। 5,000 से कम में ये खाता नहीं खुलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है वो 1,000 या 500 रुपये के नीचे में भी खुल जाता है, मतलब बचत खाता। लेकिन इससे जो बड़ा खाता चालू खाता है वो 5,000 के ऊपर में ही खुलता है, या 5,000 के मिनिमम खाता होना चाहिए बैलेंस, तभी खुलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया चालू खाता। इसके बाद होता है आवर्ती जमा खाता। ये आवर्ती जमा खाता क्या होता है, तो देखो आवर्ती जमा खाता जिसे हम आरडी कहते हैं ना, आरडी एफडी सुने होंगे, तो आरडी कराया कहते हैं। तो हर महीने पैसा जमा करते हैं, उसमें ब्याज मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। और एक होता है सावधि जमा खाता। यहाँ पे स्थायी लिखा है, स्थायी मत लिखना, सावधि लिखना। ठीक है, यहाँ पे गलत पॉइंट दिया है, स्थायी दिया है, स्थायी नहीं होता है, सावधि जमा खाता होता है, याद रखना, कभी भी स्थायी नहीं होता है, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता का मतलब क्या है, एफडी फिक्स डिपॉजिट। आप एक बार फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर, एक ही बार आपको जमा करना है, जैसे 3 साल 4 साल, तो आप 3 साल के बाद ही उस पैसे को निकालोगे।
ठीक है, यही होता है फिक्स डिपॉजिट। तो 4 खाता समझ में आ गया, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सरकारी बजट से क्या आशा है, इनमें किन किन बातों का विवरण होता है। तो सरकारी बजट देख लेते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूँ, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो इसके जो मोटी मोटी बातें हैं ना उनको मैं बता देता हूँ। ये बहुत सारा फालतू फालतू चीज़ दिया रहता है। देखो सरकारी बजट क्या होता है, सरकार एक साल में, ठीक है, एक साल में एक बार लाती है और एक वर्ष के लिए लाती है। याद रखना, सरकार एक साल में एक बार लाती है और एक वर्ष के लिए लाती है, उसे हम कहते हैं सरकारी बजट। किसके द्वारा लाती है, सरकार के द्वारा लाती है। ठीक है, सरकारी बजट है मतलब सरकार के द्वारा लाएगी ना, तो इसे हम कहते हैं सरकारी बजट कहते हैं। अब सरकारी बजट कैसे, सरकारी बजट सरकार क्यों लाती है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो सरकार जो है वो सरकारी बजट इसलिए लाता है क्योंकि जितने भी हमें काम कराना होता है सरकारी काम, उन कामों में पैसा कहाँ से दिया जाएगा, बजट से दिया जाएगा ना। जब बजट पेश किया जाएगा तभी तो वहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो सरकारी बजट सरकार इसलिए लाती है क्योंकि अगले जो वित्तीय वर्ष है उसमें काम कराना है और कितने काम करा सकते हैं और क्या क्या काम करा सकते हैं, इसीलिए सरकारी बजट को लाया जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर साल अभी जैसे कोरोना हुआ है, चल ठीक है कोरोना काल है, तो कोरोना काल में आप सभी को पता होगा कि सरकार जो है कोरोना काल में कुछ पैसे फंडिंग किया, तो उसके लिए बजट से अलग से पैसे निकाले होंगे, तभी तो उस पैसे को कोरोना के लिए दे रहे हैं ना। तो जितने भी वैक्सीन के लिए निकाले होंगे तो वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। तो यही सब क्या है, यही सब बजट में पेश होता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग देख लेना, इसका आंसर मैं लगा दी हूँ, अगर ये आंसर लिखना चाहो तो यही आंसर लिख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और है, ठीक है, इसको भी देख लेना। ठीक है, उसी का टॉपिक है। अब आते हैं नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है। तो ठीक है देखते हैं, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन अपने शब्दों में बता रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फालतू फालतू चीज़ लिखा होता है बुक और गाइड में, अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा और नहीं याद होगा। वो इनके टॉपिक बहुत गंदे होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर पुनः बनाए जा सकते हैं, उसे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। समझना ना, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, जिसे हमारे द्वारा पुनः बनाया जा सकता है, उसे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल, मृदा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। अब आते हैं अनवीनीकरण संसाधन में, अंतर देख लेते हैं। अनवीनीकरण संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिसे हम पुनः नहीं बना सकते या एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये उनके एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। भारत का राष्ट्रपति कहाँ पे है, यहाँ चलो यहाँ पे है ना 7वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना करना है। तो यहाँ भी फालतू फालतू चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉपिक में है विधायी है, वित्तीय न्यायिक है, लिखा है संकटकालीन शक्तियाँ हैं इसकी। ठीक है, तो ये संकटकालीन मुख्य जो है ये शक्ति है, कब उपयोग हुआ, जब संकट काल में। अब इनके टॉपिक में देखो कितने सारे लिखा हुआ है। तो देखो कार्यपालिका की शक्ति है, ये कार्यपालिका की आप शक्ति ले सकते हो। तो कार्यपालिका की शक्ति क्या है, वैधानिक शक्ति है, आप इसको भी लिख लेना। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, पर इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से एक एक दो पॉइंट को ही पढ़ लेना। ठीक है, मेन पॉइंट तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो कार्यपालिका की शक्ति लिखना, इसके बाद सीधा देखो कहाँ पे आना है आपको, मंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्ति, यही मेन शक्ति है। बाकी जो ऊपर में लिखा है ना वो फालतू है, आपको पढ़ना ही नहीं है, वो कोई मतलब का नहीं है। इसके बाद देखो वैधानिक शक्ति आते हैं। तो वैधानिक शक्ति में देखते हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वैधानिक शक्ति में। तो देखो वैधानिक शक्ति के बारे में यहाँ पे वह संसद की बैठक बुला सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिए है ना 6-7 टॉपिक, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। संसद की बैठक बुला सकता है, और इसके बाद है वह संसद में बैठक को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति करता भी है, बैठक बुलाता है, लेकिन किसकी अनुमति में, प्रधानमंत्री जब कहता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री नहीं कहोगे, आप मंत्रिपरिषद कहोगे, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता। ठीक है, मंत्रिपरिषद ये कहती है राष्ट्रपति को, कहती है कि आप ये चीज़ बुलाना चाहते हो तो बुला लो। ठीक है, कहती है उनको, बुलाना चाहो नहीं, बुलाना है हमें। जब ये कहता है तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि नाम मात्र का कार्यकारिणी है तो उसे हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा, जो बोलेगा मंत्रिपरिषद उसे वो करना होता है।
तो कौन बोल रहा है भैया? मंत्री परिषद, तो उसी की सुनता है ये, ठीक है। तो नाम मात्र कार्यकारिणी शक्ति, ये सभी शक्तियाँ आप लोग याद रखना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति के बारे में आप देख सकते हो क्या क्या वित्तीय शक्ति है इसके पास। तो वह हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले संसद में बजट सत्र पेश करवाता है, ठीक है, पेश कराता है। तो ये सब उसकी है, ठीक है, ये सब देख लेना। फिर इसके बाद है न्यायिक शक्ति है। न्यायिक वाले शक्ति भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मामले में सलाह ले सकता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ये उसकी शक्तियाँ हैं। इसी ये क्या है, इसके कुछ मुख्य शक्तियाँ हैं जो बुक में दिया है, लेकिन अथेंटिक जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा अथेंटिक है। तो आप, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को आप लोग याद करना, ठीक है। और कुछ प्रश्न बचे हैं, उनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी भी बचा हुआ प्रश्न है, ये बहुत लंबा वीडियो बना था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी प्रश्नों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।